गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं रवि अग्रवाल 98 टू 2002 IIT BHU वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया। 2020 तक कॉर्पोरेट में काम किया। 2021 में VRS लिया। तो IIT में सिलेक्शन के लिए मैंने कोटा से कोचिंग करी, पढ़ाई करी। ये बात है 97 टू 98 की, जब कोचिंग इंडस्ट्री कोटा में अपने विंग्स बुरी तरह से फैला रही थी। तो हम लोग इनिशियल राउंड्स के बेनिफिशरीज हैं। मैं भिलवाड़ा को बिलोंग करता हूँ। टिल 8 तक मेरी स्कूलिंग भिलवाड़ा के कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी, और उसके बाद में 9, 10, 11, 12 गवर्नमेंट स्कूल में हुई। तो मैंने कोचिंग इंडस्ट्री देखी है, कोटा में कोचिंग लिए, IIT क्लियर किया, IIT के अंदर पढ़ाई करी, उसके बाद में कॉर्पोरेट जॉब किए, और आज ईश्वर की दया से मैं VRS लेके अपना काम कर रहा हूँ। ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मुझे कंपनीज एनालाइज करना, पॉलिसी मेकिंग काफ़ी अच्छा लगता है। और लगभग मैं करीब 10 साल टाटा मोटर्स में हेडक्वार्टर्स में रहा। उसमें से करीब 8-9 साल में पॉलिसी मेकिंग के अंदर में था, जहाँ हम पूरी फील्ड को पॉलिसी निकालते थे। तो इसलिए पॉलिसी में इंटरेस्ट है। IIT किया है। मैंने एक चीज़ देखी है, भिलवाड़ा जैसे छोटे शहर से निकल के और 9, 10, 11, 12 गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के, जहाँ पे आप ये समझ लीजिए 11 से 12 सेक्शंस होते थे 9th में और 10th में, और एक सेक्शन में करीब 50 बच्चे होते थे या 60 बच्चे होते थे। तो लगभग 500 से 600 बच्चे से लेके 1000 बच्चे तक 9, 10th में वहाँ पढ़ते थे। उस सिस्टम से निकल के कोटा से कोचिंग लेके IIT क्लियर करके एक्सपीरियंस लेके इंडस्ट्री का मैं अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची क्लास 10th में भी आई है। ठीक है, हम भी उसी दोहराए पे खड़े हैं जो पिछले हर पेरेंट जो 9, 10, 11, 12 में है, या हर स्टूडेंट इस कंपटीशन को देखता है, सोचता है कि क्या करना है, कहाँ जाना है। Shall I become a doctor? Shall I become an engineer? Shall I become a CA? Shall I become a lawyer? Shall I become a businessman, startup, anything, etc. etc. राहुल गांधी जी का जो प्रेजेंटेशन था कोटा में, वो प्रेजेंटेशन ने काफ़ी कुछ सोचने पे मजबूर किया है हमको। वो प्रेजेंटेशन में डेटास थे, कुछ डेटा हमने भी निकाले, और मैंने निकाले। तो ये आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि आज भारत का जो युवा है और जो पेरेंट्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं, कैसे देखते हैं, और उनके ऊपर क्या बीत रही है। तो अब सबसे पहली चीज़ जो मैं IIT किया और 20 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में निकाला, तो मैं एक चीज़ 100% कह सकता हूँ, जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना और बच्चे को एक नेशनल लेवल के कंपटीशन में compete करवाना, ये बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि एजुकेशन से बड़ा कोई लेवलर नहीं है। क्योंकि मैं पॉलिसी मेकिंग के अंदर में था, पॉलिटिक्स और थोड़ा बहुत देखा है, तो मैंने गांधी जी की पूरी बायोग्राफीज़ और हिस्ट्री देखी है, BR अम्बेडकर साहब की देखी है, इनफैक्ट वीर सावरकर जी की भी देखी है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, एजुकेशन से बड़ा कोई लेवलर नहीं है। मैं भिलवाड़ा से निकल के मैं इंडस्ट्रीज़ के टॉप नॉचेस के साथ बैठता था। मैं फिएट के साथ कोलैबोरेशन में मैं इटालियन से डिस्कशन करता था। CEO लेवल के ऊपर में भी हमारे डिस्कशन होते थे, क्योंकि मैं टाटा में नेशनल लेवल पे था। तो एजुकेशन से बड़ा कोई लेवलर नहीं है। कोई भिलवाड़ा का बच्चा सेल्स या बिजनेस करके पहुंच सकता है, बट जो एजुकेशन से आदमी पहुंचता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जैसे मनमोहन सिंह जी का भी एग्जांपल ले लीजिए। तो एजुकेशन के बारे में जितने भी पेरेंट्स सोच रहे हैं, जितने भी बच्चे सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज़ अ ग्रेट लेवलर। मैं नेशनल इंश्योरेंस और उनके चेयरमैन और से भी मिलता था बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस रिलेटेड इश्यूज एंड ऑल।
तो आप एक चीज़ बिल्कुल सही डायरेक्शन में है कि भैया बच्चे को टॉप नॉच एजुकेशन देना है। नेशनल लेवल का आपको सिलेक्शन कराना है या स्टेट लेवल टॉप पे सिलेक्शन कराना है। एक भिलवाड़ा, झुंझुनू, चूरू, चोमू यहाँ से निकला हुआ बच्चा भी राजस्थान की जयपुर शहर में आके अपने कदम जमाए, दिल्ली में कदम जमाए, बॉम्बे में कदम जमाए, हार्वर्ड में कदम जमाए, सिडनी में कदम जमाए, यूएस न्यूयॉर्क में कदम जमाए, यूरोप में लंदन में कदम जमाए, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन कर सकती है। तो एजुकेशन इज़ अ ग्रेट लेवलर। अब आते हैं कि जब एजुकेशन ग्रेट लेवलर है और हम सब चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इतना ज़्यादा पैसे का सिस्टम क्यों बना हुआ है? तो पहली चीज़ तो यह है कि जिस तरह खाने में मिलावट या निर्भया कांड हुआ, उसी लेवल का आउटरीच इस समय देश में है, पेरेंट्स के मन में है, क्योंकि जो सिस्टम के थ्रू आप सपने देखते हो उस सिस्टम के ऊपर में इश्यूज खड़े हुए हैं और लोग नाराज़ हैं। और इसमें सज़ा जो है, जैसे फूड मिलावट है, मेडिसिन में मिलावट है या रेप है, उस लेवल की सज़ाएं होनी चाहिए। लोगों की रूह कांपनी चाहिए कि भैया मैं गलत काम करूं तो एजुकेशन सिस्टम से अगर मैं खिलवाड़ करूं, मैं पेपर लीक करूं या मैं न डमी एस्पिरेंट्स बैठा के मैं कुछ बन जाऊं या मैं फर्जी सर्टिफिकेट लगा के मैं कुछ बन जाऊं, उस पर कार्रवाई इतनी सख्त से सख्त होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो सिस्टम पे थोड़ा सा ट्रस्ट बने। धर्मेंद्र प्रधान जी जो कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। ये देश ऐसा देश रहा है जहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी और बहुत सारे नेताओं ने ट्रेन एक्सीडेंट्स में जहाँ उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं होती थी वहाँ पे भी दे दिया। भाई आप जब टॉप पे बैठे हो, पिछले 3 साल से आपके इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी को और जो भी बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सब के ऊपर तो सीरियस इशू बनता ही है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। भाई अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी टॉप से चालू होती है, ठीक है? तो इसलिए आक्रोश बहुत है जनता में, इशू बहुत गहरा है। अब अपन इस पे आते हैं कि आज हम इस लेवल पे क्यों पहुंच गए। तो पहली चीज़ एक समझिए कि कोचिंग इंडस्ट्री ने बहुत सक्सेस दी है। हर शहर में, हर परिवार में या दूर के रिश्तेदार में एक सक्सेस स्टोरी दिखती है। उस सक्सेस स्टोरी के अंदर में पैसा दिखता है, नाम दिखता है, आगे अच्छा जीवन दिखता है और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की दुनिया ने उनकी जो सफलता है हर घर में लगभग पहुंचा दी। सेकंड, कोचिंग इंडस्ट्री जैसे मैकडोनल्ड्स है या कैफ़े कॉफ़ी डे है, इस तरह से एक बड़े शहर में सक्सेस पाता है तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे शहर में एक्सपैंड करता है, वो एक्सपैंड करता जाता है। यूएस से निकला हुआ मैकडोनल्ड आज 157 देशों के अंदर में होगा, वही टेस्ट वही मिलता जाता है और वो बेसिक नीड है, इसलिए मैकडोनल्ड हर जगह पहुंच गया। उसी तरह से कोचिंग इंडस्ट्री हर शहर में पहुंच गई। अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि मोहल्लों में पहुंच रही है। आगे अगर आप जयपुर आएंगे तो जयपुर में कोचिंग हब्स जो हैं वो वैशाली नगर, मतलब इट्स ए क्लियर कट स्ट्रैटेजी, जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, उस तरह से किस तरह आप कैचमेंट एरिया में पहुँचें और उसको ये करें, ठीक है? पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि कितने इंजीनियर्स की ज़रूरत है, कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कितने सीए की ज़रूरत है, कितने लॉयर्स की ज़रूरत है, कितनों को आप एब्जॉर्व कर सकते हो। मैंने अभी डेटा देखा और एक्सपीरियंस का डेटा देखा और कितना हम लोग का जॉब मार्केट और चल रहा है, वो अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो अभी जो सबसे बड़ी इसके अंदर में इशू निकल के आता है कि कोचिंग ने बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, इसकी वजह से उनकी डिमांड है, इसकी वजह से लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। पर उस डिमांड और उस फुलफिलमेंट करने के साथ में इंडस्ट्रीज़ में क्या चेंजेस आ गए, क्या करंट लेवल चल रहा है, ठीक है? सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हमारे ज़माने में आईटी होता था, 2 से 2.5 लाख बच्चे उठा के लेके जाते थे वो सालाना,
विप्रो, TCS, इन्फोसिस, HCL टेक, ये कंपनीज होती थी, सत्यम, और उस समय 2002 में इशू हुए थे। फिर मेडिकल, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, PSUs, NTPC, HPCL और ये कोल इंडिया, ये सब जॉब्स देते थे। पर आज क्या उतनी डिमांड है इंजीनियर्स की? मेडिकल की तो डिमांड है ही है, क्या आप उतना प्रोडक्शन करवा रहे हैं? तो ये सारी बातें भी आपको कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ में देखना चाहिए। क्या आपके पास उतने अच्छे टीचर्स हैं? और जब आपके पास यूट्यूब, फेसबुक का ज़माना आ गया, फिज़िक्स वाला का ज़माना आ गया, जहाँ इंटरनेट के थ्रू आप वो एजुकेशन, वो चैप्टर सिखा सकते हो, तो क्या वो उस लेवल पे स्ट्रेस या फिज़िकल मूवमेंट की ज़रूरत है? करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने की इसके अंदर में होती है। आज जो सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है, मैंने 12th के बाद 1 साल ड्रॉप किया और कोटा से कोचिंग लेके मेरा सिलेक्शन हुआ। तो सबको पता है 1 साल डेडिकेशन आप ड्रॉप करोगे तो आपका हो जाएगा, सेकेंड ईयर ड्रॉप करोगे तो और चांसेस बढ़ जाएंगे, थर्ड ईयर ड्रॉप करोगे तो और चांसेस बढ़ जाएंगे। मुझे अच्छे से याद है, एक बिहार का लड़का था जो हमारा जूनियर था, उसने IIT के लिए 6th अटैम्प्ट दिया था। 6th अटैम्प्ट में उसका हुआ था, उसके साथ में वो 2 साल किसी कॉलेज में पढ़ रहा था। तो जब हम उसको मिले बच्चे को, और रैगिंग के थ्रू इंट्रोडक्शन और जो होता है उसमें, तो हमने उसके ऊपर वी आर वंडरिंग, क्योंकि उसी के साथ में एक बच्चा था जो कोटा में 12th के साथ निकल के आया था, और एक बच्चा है जो ये बिहार का है, ये 6 साल दे के आया 6th अटैम्प्ट में। तो हम लोग सोच रहे भाई 6th अटैम्प्ट में इंजीनियरिंग भी हो जाती थी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाती, तो 6th अटैम्प्ट में IIT करने आया, ठीक है। और हम तो अंदर थे, तो हमें तो सब दिख रहा था क्या चल रहा है। तो जो सबसे बड़ी इशू क्या हो रही है, सबसे बड़ी इशू हो रही है कि हम लोग कोचिंग इंडस्ट्री ये सारा चीज़ समझ के क्लास 6 से लेके ये चालू कर देते हैं, IIT, ये मेडिकल, ये वो, बच्चे के ऊपर फुल प्रेशर। 6th 7th 8th कुछ कोचिंग इंडस्ट्रीज़ स्कूल के साथ में इनका पूरा का पूरा अलाइनमेंट रहता है, ठीक है। स्कूल में अटेंडेंस लगती रहती है, क्लासेस कोचिंग में होती है, ठीक है। और उसके बाद में 8 9 10, अब वो उनके पैसे का लालच इतना बढ़ चुका है, क्योंकि उनको हाई फीस देनी है, और उनको दिख रहा है कि भाई बच्चों के सपने हैं। आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को भी माल बेचना है, तो क्या बेचती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? कि भाई आपके बेटे के भविष्य के लिए इतना पैसा डालिए, आपके रिटायरमेंट, सब भविष्य के सपने आप दिखा रहे हो। तो ये जो सपने में कोचिंग इंडस्ट्री जो है कैचमेंट एरिया अपना बढ़ाते जा रहे हैं थ्रू द स्प्रेड ऑफ नेटवर्क, एंड सेकेंड नंबर ऑफ क्लासेस, एंड देन नंबर ऑफ। तो अब आप ये सोचिए कि एक 12th के बाद में जो एक IIT का एग्ज़ाम दे रहा है या नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, सिलेक्शन 12th के बच्चे का होना है, उसके बाद में वो ग्रेजुएशन में जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा। तो ग्रेजुएशन के लिए जो बच्चे जाने हैं वो मेजर एक्सपीरियंस 12th के बाद में, राइट। अब आपने नीचे से आप तैयार कराते आ रहे हो 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कंपटीशन 5 साल 6 साल की तैयारी, 4 साल की तैयारी या 3 साल की तैयारी। जो 10 से तैयारी कर रहा है उसकी 3 साल से तैयारी हो रही है, राइट। उसके बाद में आपका फर्स्ट ईयर सेलेक्ट, आप 12th के साथ सेलेक्ट नहीं हुए, 1 ईयर रिपीट, 2 ईयर रिपीट, 3 ईयर रिपीट्स। मेरे खुद के दोस्त हैं जो 3rd ईयर में मेडिकल में सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि उस समय नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत ही कम थी। तो आज भी ये पैटर्न चल रहा है। तो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए जो बंदा पिछले 3 साल 4 साल से तैयारी करे और ऊपर से मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप वाला वो 3 साल से तैयारी करे, मतलब हर एक क्वेश्चन के ऊपर में, हर एक लाइन के ऊपर में सिलेक्शन टफ होता जा रहा है। मतलब क्या है कि फनल सिस्टम है, हमारी जो फनल बड़ी होती जा रही है, नीचे जो निकल रहा है वो बहुत कम निकल रहा है। और आपने फनल इतनी बढ़ा दी है कि आप, अब उसके बाद में क्या है, बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, पेरेंट्स फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हो जाएगा, चलो कोई नहीं 1 साल। क्योंकि भैया वो अमिताभ बच्चन की कहानी न, नन्ही चिट्ठी बार बार प्रयास करती, वो तो प्रयास ही प्रयास चल रहा है, तो इतना प्रयास भी नहीं करना होता है भाई। तो ये एक क्रिटिकल सिचुएशन है। सेकंड, वन पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट ने अपना करप्शन सिस्टम और ये सब देखते हुए ये सोचा
कि हम इतना स्पेंड नहीं कर पाएंगे, तो वाई डोंट वी हैव अ प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट सिस्टम, जो कि महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि उधर इंडस्ट्री बहुत थी तो उधर प्राइवेट कॉलेजेस का खूब फूल वो फले फूल है, मेडिकल भी खूब फले फूल है। वो मॉडल पूरे हिंदुस्तान ने अप्लाई किया, तो आज आपको इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिख रही हैं, इतने प्राइवेट कॉलेजेस दिख रहे हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस दिख रहे हैं। इनको गवर्नमेंट से आप बिना ग्रांट के, बिना उसके ज़मीन नहीं ले सकते, बिना परमिशन के आप रन नहीं कर सकते हो, राइट। उसके साथ आपको पैरेलल एक्सपीरियंस के लिए हॉस्पिटल्स देना है, राइट। तो अब आपका पूरा सिस्टम बन चुका है जिसके अंदर में प्राइवेट कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो गए, ठीक है। डिमांड लिमिटेड है पोस्ट एआई वर्ल्ड के अंदर में, और आपने एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कर दिया। मेडिकल फैसिलिटी में आप, चूँकि आप इतनी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस ले रहे हो, आपने उसी तरह की फैसिलिटी आप देना चाह रहे हो, अच्छी बात है, पर वो फैसिलिटी सबके लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई। आज भी आप एसएमएस हॉस्पिटल चले जाइए जयपुर में, या एम्स चले जाइए, क्या वेटिंग है, क्या वहाँ पे कैसे लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो परिस्थिति बहुत, मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही, मतलब एक प्राइवेट वाला जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो तो सोच ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये परिस्थिति, तो अब वो आप कुछ कुछ जो प्राइवेट कॉलेजेस के ओनर्स हैं उनके बेटे हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, रोल्स रॉयस में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। और जो बंदा 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया, ये मेरे खुद के मेडिकल के खास दोस्तों ने मुझे बताया कि भैया जो 1-1.5 करोड़ रुपया दे रहा है वो कितना प्रोफेसर्स को बांटता है, कितना वो वार्ड के अंदर में अटेंटिव है, और उसको अपनी रिकवरी करनी है पैसे की, पैसे भी तो रिकवर करेगा भाई। 1.5 करोड़ रुपया आप लगा रहे हो, 1 करोड़ रुपया आप लगा रहे हो, तो मेडिकल कॉस्ट आपने बढ़ा दी। उसी तरह से इंजीनियरिंग, और उसके साथ में एक क्या चल रहा है, एक बहुत बड़ा यूएस का कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा इशू है। वो क्या करते हैं कि भैया इफ़ यू आर इन टॉप, इफ़ यू आर नॉट इन टॉप, इफ़ यू आर इन टॉप एंड इफ़ यू आर नॉट इन टॉप, दीज आर 2 क्राइटेरियाज, ठीक है। वन इज़ इफ़ यू आर इन टॉप, यू हैव टू बी इन 1% टॉप। एलन मस्क और आप जेफ बोजेस और आप उस लेवल पे नहीं पहुँचे तो आप कहीं पहुँचे नहीं। मतलब बिलियनियर ट्रिलियनियर और न्यूज़पेपर की तो आप जानती हैं। तो पैसे की जो दौड़ है वो भाई कितना पैसा रिक्वायर्ड है तुमको, ये तो सोचना पड़ेगा। कितने से अच्छा जीवन चल सकता है, अच्छे जीवन की क्या क्राइटेरिया है, क्या यूएस का जो नेटफ्लिक्स हॉलीवुड का जो कल्चर है, क्या उसकी रियल में इंडिया में रिक्वायरमेंट है, क्या उतना ही पैसा आपको चाहिए, क्या आपका स्टार्टअप, मतलब आप भाई साहब अगर आप 10,000 करोड़ के मालिक नहीं हुए, 1,000 करोड़ के मालिक नहीं हुए, तो आपकी तो सोसाइटी में कुछ है ही नहीं, आप कुछ हो ही नहीं, यू आर नथिंग। तो ये जो कल्चर है, ये जो सोशल मीडिया और फेसबुक से आपको दिखाया जा रहा है, तो हर आदमी इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस ये सोच रहा है कि भाई मैं स्टार्टअप खोल लूँ, ठीक है, मैं इतना पैसे वाला बन जाऊँ, मैं इतना ये कर लूँ, ठीक है। भाई कितना कर लोगे, कितना इनोवेट कर लोगे, व्यापार शहर के, भाई शहर कैसे चलता है, व्यापार कैसे चलता है, एक शहर की क्या रिक्वायरमेंट है, एक इंसान की क्या रिक्वायरमेंट, वो तो आपको देखना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग में लोग दबे पड़े हैं, स्टार्टअप का ये इकोसिस्टम ये वो बनाए पड़े हैं। अब वो 15 मिनट के अंदर में मिल्क बास्केट आ गया है, 10 मिनट में ब्लिंकिट आ गया, भाई साहब प्रिंट आउट दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, भाई चल क्या है। तो ये जो कल्चर है, ये जो पैसे का जो कल्चर है, इफ़ यू आर नॉट इन टॉप, उससे क्या है, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आप रियल प्रॉब्लम्स के पीछे नहीं भाग रहे हो, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे हो। और इंजीनियर्स का ये सबसे बड़ा एक अप साइकिल में इंजीनियरिंग कॉलेजेस और ये सब फंस गया। इसीलिए ये जो एंटरप्रेन्योर्स थे, भाई आज किसी ने एजुकेशन में पैसा डाला तो उसका सपना होगा ना भाई, कहीं तो सोचता होगा कि मैं मदन मोहन मालवीय जी भी बनूं, कहीं तो सोचता होगा मैं गांधी जी भी बनूं, कहीं तो सोचता होगा नेहरू जी की जैसी सोच भी रखूं, या सिर्फ यही सोच रहा है कि भाई साहब मैं तो आज हार्वर्ड और के अंदर में भी कितना पैसा वो लोग जो उनके एलुमनाइज हैं वो वापस डोनेट करते हैं, बिकॉज दे नो देयर सक्सेस इज कमिंग फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट। कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, और आप सब देखिए, या BHU जाके देखिए,
लोग मदन मोहन मालवीय जी को आज भी याद करते हैं, हमारे जैसे बच्चे जो BHU से पढ़े, अब तो बच्चे नहीं हैं। तो पॉइंट ये है, तो एजुकेशन पैसा कमाने की मशीन नहीं बननी चाहिए। एजुकेशन एक बहुत बड़ा लेवलर है, और ये एजुकेशन जिस हिसाब से ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपनी दौड़ में लगे हुए हैं, बच्चों को दौड़ में लगाए पड़े हैं या क्या कर रहे हैं, ठीक है, वो तरीका सही नहीं है। अब इसके ये तो होगी प्रॉब्लम्स, अब इनके सॉल्यूशंस क्या है। तो देखिए, सॉल्यूशन जो मेरी समझ में आता है, पहला सॉल्यूशन तो ये है कि कोचिंग इंडस्ट्री जो है स्कूल टाइम में नहीं चलनी चाहिए। और आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम को आप बंद कीजिए। 12th का जो एग्ज़ाम है उसकी परसेंटेज के बेसिस के ऊपर में टॉप रैंकर्स को आप सेलेक्ट कीजिए। इससे क्या होगा, स्कूल की क्वालिटी बढ़ेगी, स्कूल में अच्छे टीचर्स होंगे, ठीक है। सेकंड, जो कोचिंग इंडस्ट्री स्कूल के साथ तालमेल बैठा के जो पैसे का गठजोड़ कर रही है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10th के पहले आप कोचिंग नहीं कर सकते। 11th-12th, क्योंकि आप 11th-12th स्पेसिफिक हो जाता है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक टीचर्स और की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। मैथ्स, बायो और इतना टफ हो जाता है कि उसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके पहले आप होम ट्यूशन्स कीजिए 10th में। 11th-12th में आप शाम में कोचिंग दीजिए, ठीक है। और नंबर ऑफ़ रिपीट अटैम्प्ट आप फिक्स कीजिए। ये नहीं कि बंदा 12th के बाद एग्ज़ाम दिया, एक अटैम्प्ट और लिया, सेकेंड अटैम्प्ट और लिया, थर्ड अटैम्प्ट लिया, फोर्थ अटैम्प्ट लिया, लेते ही जा रहा है, तो वो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा करता जा रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। तो नेचुरल जो क्यूरोसिटी है एक इंजीनियर्स की और एक डॉक्टर्स की, वो ख़त्म हो जाएगी। वो साइंस में मन ख़त्म हो जाएगा। तो आपका पढ़ाई में मन नहीं है, आपका मन है नंबर लाना है, स्पीड बढ़ानी है, रट लेना है, कितना रट पाऊँगा मैं। तो वो तो मकसद था ही नहीं। आईआईटी का तो मेन मकसद था कि भाई रिसर्च लेवल के क्वेश्चन आ जाते थे। जब हमने आईआईटी दिया था तो फेरोडे बुक पढ़ते थे हम लोग, और केमिस्ट्री में पता नहीं, मेरा नाम भूल गया, बॉयड नाम था ऐसा कुछ, वो बुक्स पढ़ते थे। उसमें वर्ल्ड लेवल की वो आती थी, परमाणु बम से लेके सब कुछ आता था, सैटेलाइट और से। तो आपकी क्यूरोसिटी बढ़ती है, वो सब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आप कंपटीशन को बढ़ाए जा रहे हो। तो पहली चीज़, अगर आप फर्स्ट ईयर में रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट भी 12th के साथ देंगे। सेकेंड ईयर रिपीट आप वापस 12th जाइए, 12th के साथ दीजिए, ठीक है। तो आपको खुद ही लगेगा 3 साल बाद, भाई यह चीज़ ये मेरे लिए बनी है या नहीं बनी है, तो मैं यहाँ से, तो इस तरह आप कंपटीशन, तो एक तो हो गया 12th के बेसिस पे होना चाहिए। एक इशू ये हो सकता है कि डिफरेंट बोर्ड्स हैं, ये है एसपी, तो भैया आप A+B² जो है, वो A+B² जो है पूरी दुनिया में, यूएस जाइए, स्विट्ज़रलैंड जाइए, सिंगापुर जाइए, सब जगह A+B² ही होता है, ठीक है। अकाउंट्स में क्रेडिट डेबिट वही होता है, ठीक है। बायोलॉजी के अंदर में जिसको पेनक्रियाज आप यहाँ बोलते हो, वो पेनक्रियाज को आप यूएस में भी पेनक्रियाज बोलोगे, सिंगापुर में भी बोलोगे, तमिल में भी बोलोगे, गुजराती में भी बोलोगे। और तो जो ये जो एजुकेशन बोर्ड का सिस्टम है, जब आप एग्ज़ाम एक कर रहे हो तो आपको ये 10th 11th 12th का जो कोर्स है वो भी सेम करना पड़ेगा, करेक्ट है। लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, सोशल साइंस को छोड़ दीजिए, बट टेक्निकल लैंग्वेज जो है, लॉ की लैंग्वेज, अकाउंट्स की लैंग्वेज और डॉक्टर्स की लैंग्वेज, इंजीनियर्स की लैंग्वेज सेम हो। तो ये एक सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है, जिससे कोचिंग इंडस्ट्री पे लगाम लगेगी। और कोचिंग में जो अच्छे टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं वो 12th के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। तो मुझे बिना कोचिंग की फ़ीस दिए, सिर्फ स्कूल की फ़ीस के साथ में मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगा और मेरी क्यूरोसिटी बढ़ेगी। सेकेंड सॉल्यूशन ये है कि जो इतना सारा प्राइवेट कॉलेजेस हो गया है, जिस तरह हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया, या आप एक रोड बनती है उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप करते हो, ठीक है, पीपीपी मॉडल जो बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, उस तरह का मॉडल हमको एजुकेशन में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ सोचना पड़ेगा। उनके कितने एक्सपेंसेस लगे हैं उनका रिफंड सोचना पड़ेगा, या उनको आप 60% या 70% आप सीट एक्वायर कर लीजिए, या जिसका आप पूरा एक्वायर कर सकते हो उसको पूरा एक्वायर कर लीजिए। और आप इसको, उसके एजुकेशन सिस्टम को भी अपर लेवल पे लेके आइए, ठीक है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है थोड़ा से, पर इसमें आपको मेहनत लगेगी, एक बार लगेगी, पर आपका सिस्टम पूरा सुधर जाएगा। और तीसरा है मास प्रोडक्शन। जिस तरह कोचिंग इंडस्ट्री फैल सकती है, प्राइवेट कॉलेजेस का नेटवर्क फैल सकता है, उसी तरह से हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी
स्प्रेड होनी चाहिए, हमारा बजट उस हिसाब से जाना चाहिए। हमारी जो मेडिकल है या जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो लेबर है, हमारी जो सिस्टम है स्किल लेवल वो वर्ल्ड में बेस्ट हो, तो हम पूरी वर्ल्ड को एक सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करेंगे, राइट। एआई आने के बाद में भी सॉफ्टवेयर का कुछ कम नहीं होने वाला है, आप देख लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर को आप एक्सपोर्ट करेंगे, आप स्किल लेवल अच्छा होने के ऊपर में आप और दूसरे सेमी स्किल्स जॉब्स हैं, लैब टेक्नीशियंस, ये सारी चीज़ों को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। लॉ का बैकएंड वर्क कर पाओगे, अकाउंटिंग का बैकएंड वर्क तो हम लोग कर ही रहे हैं। बेंगलोर और में जो जितने जीडीसी खुले हैं फाइनेंस रिलेटेड, ये वो जब मैं था तो मैं देखता था एक्सॉन मोबिल बहुत सारे लोगों को खुले हुए। तो इस तरह से आपको स्किल लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा और आपके प्रोडक्शन को स्प्रेड करना पड़ेगा। मास प्रोडक्शन, एक पैनासोनिक के फाउंडर हैं, उन्होंने उनकी मेरे को स्टेटमेंट बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने बोला था कि भाई आप अपने बगीचे के नल में किसी को पानी पीने से नहीं रोकते हो। क्यों? क्योंकि पानी इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस एंड यू नो यू आर डूइंग इन सर्विस टू दैट पर्सन। उसी तरह से अच्छे टीचर्स शुड बी इन अबंडेंस, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज शुड बी इन अबंडेंस। हमारी केयर गिवर्स ऐसे हों कि जैसे इंडिया में फॉरेनर्स आके इलाज करा रहे थे, दिल्ली और गुड़गांव में करा रहे थे। आप गुड़गांव के किसी भी वहाँ आप देख लीजिएगा, अफ्रीकन और वो एफ्लुएंट लोग आ पा रहे। तो आप एफ्लुएंट के साथ में कम पैसे वालों को भी दीजिए, आप यहाँ से ट्रेन करके वहाँ दीजिए, ठीक है। आप यूएस में और उसमें मेरे को मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि भाई यूरोप में और यूएस में एक आपको पोस्ट ग्रेजुएट एमएस से अपॉइंटमेंट लेने में आपको 3-3 महीने लग, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, जहाँ की यहाँ रेडीली अवेलेबल है। ये क्यों हो पा रहा है? ये तो आपको मास प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, कोर्ट फैसिलिटीज़ में, अकाउंटिंग के अंदर में, ठीक है। आरटीआई को बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोग गवर्नमेंट की चीज़ों को ढंग से ऑडिट कर पाएँ, बिल देख पाएँ कि भाई इतना इतना करप्शन कैसे होता है, इतना इतना पैसा लोग कैसे खा जा रहे हैं, है ना। जितना इतना मतलब भाई इंजीनियर की जगह आप क्लर्क बन जाइए बिल पास कराने वाले, वो उसको करोड़ों कमा रहे हैं, उनके करोड़ों निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अकाउंट कोई कर ही नहीं पा रहा है, अकाउंट समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कोई ऑडिट हमको आरटीआई में डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहे, बिल्स ही नहीं मिल रहे। आज आप ये सब चीज़ें देखोगे तो ये जब अकाउंट्स में लोग स्ट्रांग होंगे या तो ऑडिट में स्ट्रांग होंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आएगी। तो ये मास प्रोडक्शन इज़ द सॉल्यूशन। और जो सर्विसेज का जो ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल को हमको ट्रायंगल की जगह हेक्सागोनल करना चाहिए। कि मतलब ट्रायंगल ऐसा हो रहा है कि भाई सिर्फ टॉप जो रिच है उसको तो बहुत अच्छी सर्विस मिल रही है, वर्ल्ड क्लास सर्विस मिल रही है, बीच वाले को बहुत कम मिल रहा है या ओके टाइप मिल रहा है, उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, एजुकेशन के भी पैसे, सर्विसेज के भी पैसे, सब चीज़ के पैसे। और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वो तो बेचारे मतलब उनको तो छोड़ ही दो, समझ जाए कि भाई उनके तो बीमार हो गए तो खेत कूड़े बिक जाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग की कुछ समस्या आ गई, टीवी खरीदा ख़राब हो गया, मोबाइल खरीदा ख़राब हो गया, तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खरीदा, इसलिए लोग कीपैड वाले फ़ोनों में पहुंच गए वापस। क्यों? रिप्लेसमेंट साइकिल 3 साल 2 साल हो गई है। आज आदमी 10,000 12,000 का फ़ोन खरीदता है, 2 साल के अंदर में वो ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाओ तो आपको ढंग के रिपेयर सेंटर नहीं मिलते, ऑथोराइज रिपेयर सेंटर्स की तो हालत ही छोड़ दो, कॉस्ट ऑफ। तो ये बेसिकली आपको मास प्रोडक्शन, मास सर्विसेज लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये जो पिरामिड, आप पिरामिड टॉप पे टॉप सर्विस दीजिए। देयर इज़ नथिंग हार्म इन अर्निंग गुड मनी, गुड कैपिटलिज्म, गुड कैपिटलिस्ट इज़ रिक्वायर्ड। बट जो मास सर्विसेज है वो तो प्रोवाइड करोगे ना। जैसे ट्रेन की है, भाई इंजीनियर तुम डब्बे काहे नहीं बना पा रहे हो? तुम ट्रेन कब बन रही थी, पर हम डब्बे नहीं बना पा रहे। हम एजुकेशन एग्ज़ाम देने जो बच्चे जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर लद लद के जा रहे हैं। भाई तुम डब्बे नहीं बना पा रहे हो, जहाँ डिमांड है तो तुम प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो? तुम्हारे पास इंजीनियरों की फौज पड़ी है, तो लोहा नहीं बिक रहा है, लोहे की कोई कमी है, सीमेंट की कोई कमी है हिंदुस्तान में, मार्बल की कोई कमी है? बताइए आप मुझे। नहीं है। हम वहाँ विदेश से
झाड़ ला ला के तोड़ तोड़ के लोहा निकाल के सरिया बना रहे हैं। तो फिर तो ये विल पावर की कमी है, ये एक हाई करप्ट इन्वायरमेंट की वजह से हम इस पोजीशन में पहुँचे हैं। तो जैसे मैंने 2 सॉल्यूशन बताए, तीसरा मास प्रोडक्शन का सॉल्यूशन बताया। और जो लोग स्केप्टिकल हैं, जो लोग सोचते हैं कि ये सब हो नहीं सकता, तो उन लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह हिंदुस्तान ने आधार रोल आउट किया, किस तरीके से हिंदुस्तान ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम रोल आउट किया, ठीक है। और नोटबंदी और में आपने देखा कि लोग किस तरह से सिस्टम में आ सकते हैं, ठीक है। वो गलत है, सही, वो एक सेकंड है, बट लोग बोलते हैं कि स्केल पे इंडिया में चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। आप विल पावर तो दिखाइए, आप लीडरशिप तो वैसी लेके आइए। नीलकणी साहब को लेके आए, आप रतन टाटा साहब को लेके आए, वैसे लोगों को लेके आइए भैया, डिलीवर करके दिखाएंगे आपको। क्योंकि वो पैसे और हम चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं, वो स्किल लेवल देख चुके हैं, उनको देश की चिंता है, हम सबको देश की चिंता है, हमको हमारे बच्चों की चिंता है कि भैया 10th हो गई है, 10th में आ गई, अब क्या करेंगे 11वीं 12वीं, आगे कौन सी एग्ज़ाम देंगे, क्या बनेंगे, और समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। और रोड्स में इतने गड्ढे हो रहे हैं, वो नहीं भर पा रहे हैं, एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, वो नहीं भर पा रहे हैं, ट्रेनों की सब हालतें देखो आप। तो ये सब चीज़ों के ऊपर में टास्क फोर्स बना के काम तो करना पड़ेगा ना, या सिर्फ हम रोड्स पे रोड्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ रोड्स बनती जा रही, फ्लाईओवर्स बनते जा रहे हैं, और लिमिटेड कंपनीज हैं, लिमिटेड इंजीनियर्स हैं, लिमिटेड लोग पैसे बनाए जा रहे हैं, बिल पास करने वाले ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने वाले और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले, और बाकियों का क्या। तो ये वीडियो था मेरी तरफ से, और मैं सोच रहा था कि मैं इसको बनाऊं, और ये बहुत ही चिंता का विषय है, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। और इस देश में बहुत टैलेंट है, इस देश में बहुत लोग हैं जो इस देश के बारे में, देश के लिए सोचते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, और सबको बढ़िया चांस मिलना चाहिए, और एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए। स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है, नीचे के तबके के आदमी को आप उठा के नहीं ऊपर लाओगे, ठीक है। जो आदमी अनपढ़ रह जाएगा, आज भी गांव में आपके मेडिकल के ऊपर में लोड क्यों पड़ रहा है, क्योंकि गांव में अभी भी अंधविश्वास है। हमारे भिलवाड़ा शहर में भाई साहब, भिलवाड़ा जो सिटी है जहाँ पे इतना पैसा है शहर के अंदर में, उससे आप 5 किलोमीटर दूर बाहर गाँव में निकल जाइए, वहाँ अभी भी डाब लग रहे हैं। ये एजुकेशन की कमी है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी है, ये गरीब को गरीब और वो रखने की पूरी पूरी साजिशें हैं, उसको अंधविश्वास में झोंके रखने की साजिशें हैं, ठीक है। और लास्ट एक लाइन से मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चल रहा है अभी, सब कुछ भगवान के हाथ में है, सब कुछ भगवान भरोसे है, जो करेंगे भगवान करेंगे। तो भैया कहीं ये भी आप सोच लो कि भगवान कहीं आपके भरोसे ना हो, भगवान ये ना सोच रहे हो कि भाई ये कुछ करेगा तो कुछ होगा, राह तो मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए सिर्फ भगवान भरोसे नहीं है, आपके भरोसे भी है, और भगवान ने आपको में भी रास्ता चुना हो। तो आप आवाज़ उठाइए, बात करिए। थैंक यू।